स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा चल रहा है। तो इसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट 5 का। पहला चैप्टर हम इसमें कवर कर चुके हैं। टोटल 2 चैप्टर्स थे हमारी यूनिट 5 में। तो इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रा यूटेरिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो क्या होता है इंट्रा यूटेरिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, और जो हमारी इंट्रा यूटेरिन जो हमारी डिवाइस रहती हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, और कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हैं इसमें जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। तो जो हमारा इंट्रा यूटेरिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है, तो इसमें क्या है, हम एक डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ठीक है, तो ये जो डिवाइस होती है तो ये हमारी ड्रग कंटेनिंग डिवाइस होती है। इसे हम क्या है यूटेरस के अंदर प्लेस कर देते हैं, फिर अपना ये जो एक्शन है वो दिखाता रहता है, एक लंबे समय तक अपना जो एक्शन है वो शो करता रहता है। तो इस चैप्टर में हम जो है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप की डिवाइस होती हैं और क्या उनके यूजेस रहते हैं, किस तरीके से उन्हें प्लेस करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से वो अपना इफेक्ट दिखाती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो जो हमारी इंट्रा यूटेरिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है, तो इसके अंदर क्या है, हमारा एक ड्रग कंटेनिंग इंट्रा यूटेरिन डिवाइस रहता है, और वो क्या करता है, मेडिकेशन को रिलीज करता है एक एक्सटेंडेड पीरियड तक। और एक्सटेंडेड पीरियड भी हमारा छोटा मोटा नहीं होता है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए रहता है। तो इतने समय तक क्या है, एक बार इस डिवाइस को प्लेस कर दिया जाता है यूटेरस के अंदर, तो ये इतने लंबे समय तक जो अपना असर दिखा सकता है। और बेसिकली ये जो रहता है हमारा, ये हमारा एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, एक नया तरीका है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के बारे में सुना होगा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर आप मेडिकल फील्ड से हैं। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं तो ये क्या करती हैं कि बर्थ को जो है कंट्रोल करती हैं और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती हैं। तो इसलिए क्या है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं तो इनको क्या है लंबे समय तक हमें जो है खाना पड़ता है। तो जब भी क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो कोर्स है वो चालू होता है, तो लगभग 1 महीने तक हमें लगातार जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खाना रहता है। और ये क्या है थोड़े बहुत टाइम के लिए नहीं खाया जाता है, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इन्हें लंबे समय तक लिया जाता है, तभी जो है अपना असर दिखाती हैं और तभी जो है बर्थ को कंट्रोल करती हैं। तो ये तो हमारा पुराना तरीका हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे नया क्या है इसमें, तो नया हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में। तो हम क्या करेंगे, पिल्स लेने के बजाय हम क्या करेंगे, जो डिवाइस है उसको क्या है यूटेरस के अंदर प्लेस कर देंगे, यानी वजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे हम इसे प्लेस कर देंगे, और ये जो डिवाइस है ये अपना असर जो है दिखाती रहेगी। तो बार बार जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस डिवाइस को एक बार अंदर प्लेस करना है और ये जो अपना असर है वो वहाँ पे दिखाती रहेगी। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं तो वो क्या काम करती हैं कि बर्थ को कंट्रोल करती हैं, है ना। तो इसी तरह से ये जो डिवाइसेज होती हैं तो ये भी हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह ही काम करेगा, लेकिन क्या है ये लंबे समय तक करेगा, हमें जो है डेली डेली दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके बेनिफिट्स रहते हैं। और बेसिकली जो हमारे इंट्रा यूटेरिन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस रहते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो स्पर्म और जो एग जब मिल जाते हैं तो वो क्या है जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि स्पर्म और जो एग की जो मीटिंग रहती है तो उसको क्या है प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है जो एग होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है यूटेरस के अंदर। तो इस तरीके से जो इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस रहती हैं वो काम करती हैं। तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बर्थ कंट्रोल को रोकने के बारे में, और भी इसके बहुत सारे यूजेस रहते हैं जिनके बारे में एप्लीकेशंस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो है किस तरीके से जो है बर्थ को जो है कंट्रोल करती हैं। या हम कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जो हमारा इंट्रा यूटेरियन ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है। तो सबसे पहला जो हमारा एडवांटेज है वो यही है कि हमारे हाईली इफेक्टिव रहते हैं। इसके जो सक्सेस रेट रहते हैं वो हमारे 98 से 99% इसका सक्सेस रेट रहता है, यानी कि सक्सेस होना ही है इसे। दूसरा हम बात करें तो किसी भी फीमेल के द्वारा इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो इसका जो एक्शन है लगभग 10 साल तक रह सकता है। एक बार डिवाइस को अंदर प्लेस कर दें तो उसका जो एक्शन है लगभग 10 साल तक हमें देखने को मिलेगा, अगर हम क्या है उसे जो है बीच में नहीं निकालते हैं या कोई भी छेड़छाड़ उससे नहीं करते हैं। तो इसका जो एक्शन है लगभग 10 साल तक हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो टाइम है आप देख रहे हैं कि ये इतने लंबे समय तक अपना एक्शन जो है ये शो कर सकता है। ठीक है, तो एक बार डिवाइस प्लेस कर दी और ये 10 साल तक हम बिल्कुल फ्री हो गए, हमें कोई भी हमें पिल नहीं लेनी है, कोई हमें टैबलेट नहीं लेनी है, कोई हमें मेडिकेशन नहीं लेनी है बर्थ कंट्रोल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है वो इमीडिएट रहता है, यानी काफ़ी जल्दी अपना असर दिखाता है। इसके अलावा क्या है, ये सेक्सुअल जो एक्टिविटी रहती है उससे इंडिपेंडेंट रहता है, इसका सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं रहता है।
इसके अलावा ये कोई इंटरफेयर नहीं करता है इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि जो फर्टिलिटी रहती है तो वो वापस आ जाती है जब हम क्या है, जब तक ये डिवाइस अपना असर दिखाता है तब तक तो जो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, जो एग और जो स्पर्म जो आपस में जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्या है, जैसे ही इसे हटा दिया जाता है तो वापस से जो है फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। इसे क्या है, ऐसी फीमेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिनका कोई अदर जो मेडिकेशन चल रहा है, ठीक है, अदर कोई उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उनका मेडिकेशन चल रहा है तो उसके साथ साथ में इस डिवाइस को भी प्लेस किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हो गए। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, कोई भी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई इन्फेक्शन अगर फिर हो गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, ये कोई भी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है, जैसे 98% से 99% तो इसके सक्सेस रेट है, लेकिन फिर भी 1% हमारा रिस्क रहता है, ठीक है, कि यूटेरिन में जो इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। यानी बहुत ही कम इसके चांसेज हैं, बहुत ही कम इसका परसेंटेज है। एक और डिसएडवांटेज की हम बात करें तो जो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर हमें हो जाता है, जब हमारा आईयूडी जो है, जो हमारा इंट्रा यूटेरिन जो डिवाइस अगर पहले से प्लेस है, उस टाइम पे हमें जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो पेल्विक जो इन्फ्लामेटरी जो डिजीज है वो हमें देखने को मिल सकती है, यानी इन्फ्लामेशन आ सकती है पेल्विक के अंदर। और इसके अलावा हमें एक्सपल्सन देखने को मिल सकता है कि जो पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं तो उसके जो पहले जो 3 महीने होते हैं तो उस टाइम पे हमें जो आईयूडी में एक्सपल्सन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम यूटेरिन परफॉर्मेशन की बात करें तो ये क्या है, 0.1% इसके चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग इंसर्शन, ठीक है। तो जब भी क्या है डिवाइस को प्लेस किया जाता है तो उस टाइम पे जो है काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, लगभग 0.1% चांस रहते हैं यूटेरिन परफॉर्मेशन के। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं, सारे के सारे डिसएडवांटेज। तो ज़्यादा मैंने लिखे नहीं है, जितने आप याद कर पाओगे जो सिंपल रहते हैं बस मैंने वही लिखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के बारे में। तो ये हमारे क्या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, छोटी छोटी डिवाइसेज होती हैं, जिन्हें क्या है सर्विक्स के थ्रू इन्हें इंसर्ट किया जाता है और इन्हें प्लेस किया जाता है यूटेरस के अंदर, ठीक है। यूटेरस में से प्लेस किया जाता है, जो क्या करते हैं प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो इसलिए क्या है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का यूज किया जाता है और प्लेस कहाँ किया जाता है, यूटेरस के अंदर। इसके अलावा हमें एक स्ट्रिंग जो है देखने को मिलती है। ये क्या है, जो वजाइना का जो ऊपरी जो हिस्सा रहता है तो वहाँ पे क्या है जो स्ट्रिंग होती है वो हैंग करती है, वहाँ पे लटकती रहती है। तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ये क्या है नोटिस नहीं होती है। और जो हमारे आईयूडीज रहते हैं तो इनका जो फार्माकोलॉजिकल जो एफिकेसी रहती है तो वो काफ़ी बेस्ट रहती है, यानी 1 से 10 साल तक लगभग इनका असर रहता है। एक बार डिवाइस प्लेस करने के बाद हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो लगभग 1 से लेकर 10 साल तक इनका असर रहता है, यानी अलग अलग तरह की डिवाइसेज होती हैं तो उनका अलग अलग जो है टाइम पीरियड रहता है उनके असर का। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, तो ये काम किस तरीके से करती है। तो ये जो यूटेरस की जो लाइनिंग रहती है तो उसको जो है चेंज कर देती है, और ये क्या है फैलोपियन ट्यूब को भी अफेक्ट करती है, जिससे क्या होता है कि जो एग और जो स्पर्म रहता है तो उनका जो मूवमेंट है वो रुक जाता है, वो क्या है मूव करके आपस में मिलकर क्या फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है हमारा जो आईयूडीएस जो सिस्टम रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आईयूडी, कहाँ से इसे बनाना स्टार्ट किया गया था और कौन से टाइम से शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले जो आईयूडीएस की जो शुरुआत है डेवलपमेंट की तो वो 1920 से स्टार्ट हुई थी। और पहली बार जो आईयूडी जो बनाई गई थी, यानी पहली बार जो हमारी डिवाइस बनाई गई थी इंट्रा यूटेरियन डिवाइस, तो वो क्या है सिल्क वर्म के गट से और जो फ्लेक्सिबल जो मेटल वायर रहता है तो इन दोनों को मिला के क्या है वो डिवाइस हमारी बनाई गई थी, जिसे हम बोलते हैं ग्रेफनबर्ग स्टार एंड ऑक्टारिंग, है ना। ये इसका नाम था हमारी जो इंट्रा यूटेरियन डिवाइस थी। इसके अलावा ये जो हमारी डिवाइस थी तो हमारी फेल हो गई थी, इसकी जो रेपुटेशन है वो घट गई थी, क्योंकि इसे क्या एक तो प्लेस करने में यानी इंसर्ट करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती थी। इसके अलावा जब इसे रिमूव किया जाता था तो उस टाइम पे क्या है पेन और ब्लीडिंग भी होती थी, इसकी वजह से ये जो डिवाइस है वो फेल हो गई थी। इसके बाद क्या है धीरे धीरे जो है प्लास्टिक के जो इंट्रा यूटेरियन डिवाइस थे तो वो भी हमारे बनाए जाने लगे, और डिफरेंट डिफरेंट शेप के और साइज के क्या है बनाए गए थे। और उस टाइम पे कुछ अलग जो मटेरियल भी यूज किए जाते थे, जैसे क्या है वो वेरियस इनर्ट बायोकॉम्पेटिबल पॉलीमरिक मटेरियल्स का भी यूज किया जाता था, जिसमें क्या है पॉलीइथाइनिल, ईवीएसी और जो सिलिकॉन जो इलास्टोमर्स रहते हैं उनका जो है काफ़ी यूज किया गया था आईयूडीएस को जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये जितने भी डिवाइसेस थे अलग अलग तरह के, तो इनकी एक प्रॉब्लम थी, तो ये काफ़ी सारी अलग अलग प्रॉब्लम को कॉज करते थे, जिसमें एंडोमेट्रियल कंप्रेशन होता था यानी यूटेरस के अंदर। इसके अलावा मायोमेट्रियल डिस्टेंशन भी होता था, और जो यूटेरिन के अंदर जो क्रैम्प्स भी क्या है बनते थे। इसके अलावा ब्लीडिंग और एक्सपल्सन भी जो है देखने को मिलता था इन आईयूडीएस की वजह से। तो उस टाइम पे बनाए तो काफ़ी गए थे, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा उनकी वजह से आती थी। और उसके बाद क्या है फिर हमारा एक ऐसा एरा आया, उस टाइम पे क्या है सबसे जो बेस्ट आईयूडीएस थे वो बनाए गए थे। तो जो रिसर्चर्स थे तो उन्होंने क्या है आईयूडीएस जो बनाए तो एक एम रख के उन्होंने बनाया कि इसमें क्या है एक तो एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स को जो है डाला जाएगा आईयूडीएस सिस्टम में। इसके अलावा ये मोर टॉलरेटेड होंगे, इसके अलावा ये क्या है छोटे होंगे साइज में,
और इसके अलावा ये जो साइज है इनका जो शेप है वो क्या है, टी शेप का होगा, है ना। और टी शेप का होने के एक अलग रीजन है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको भी जो एनहेंस किया गया। साथ में क्या है, इसमें कुछ एजेंट्स मिलाए गए, जैसे जैसे एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स, इसके अलावा ई अमीनो कैप्रोइक एसिड, एक और था हमारा वो था ट्रेनेक्जेमिक एसिड। तो ये क्या है, इस तरह के जो एजेंट्स हैं वो मिलाए गए ताकि जो ब्लीडिंग वगैरह होती है यूटेरस के अंदर और जो पेन होता है तो उसको जो है कम किया जा सके। तो उस टाइम पे क्या है, टी शेप के डिवाइस बनाए गए जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थे, साइज में छोटे थे, और उसके अंदर क्या है एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स भी थे। इसके अलावा कुछ उसमें एजेंट्स भी मिलाए गए थे जिसकी वजह से जो पेन और जो ब्लीडिंग होती है तो वो भी क्या है काफ़ी कम हो गई। और जो टी शेप के जो डिवाइसेस थे, तो एक साइंटिस्ट थे टैटम, तो उन्होंने इसे सबसे पहले डेवलप किया गया था। और काफ़ी जो और इसके द्वारा जो साइड इफ़ेक्ट थे तो वो काफ़ी कम थे, यानी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट को कम किया गया था टी शेप की जो डिवाइस बना के। इसके बाद 1968 में जेपर आए, तो उन्होंने क्या है जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेटल्स होते हैं यानी कॉपर के, उन्होंने क्या है आईयूडीएस बनाए। इसके अलावा जो डॉयल और जो क्ल्यू थे तो उन्होंने क्या है प्रोगेस्टिंग रिलीजिंग आईयूडी बनाए। ठीक है, तो दोनों जो साइंटिस्ट थे यानी अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या अलग अलग तरह के डिवाइसेज बनाए थे। और इसके बाद क्या है, एक जो नया एरा शुरू हो गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में, और नए नए तरह के और जो सबसे बेस्ट नई जनरेशन के जो आईयूडीएस है वो क्या है बनाए गए थे। और आज के टाइम पे हम जो आईयूडीएस देखते हैं तो ये उसी एरा के थे, उसी टाइम पे जो है इन्हें बनाया गया था सारे के सारे। इसके अलावा जो कॉपर बियरिंग आईयूडीएस थे जिसका नाम था CU7, और जो हमारे प्रोगेस्टेरॉन जो रिलीजिंग आईयूडीएस थे जिसे हम बोलते हैं प्रोगेस्टा सर्ट। ठीक है, तो इसको क्या है US FDA ने 1976 में क्या है इन्हें अप्रूव किया था, और फिर क्या है इन्हें जो बनाया गया था। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ आईयूडीएस। तो इसके बारे में हमने सारी चीज़ें जान ली, तो ये कुछ पॉइंट मैंने बता दिए आपको, तो इन सभी को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आईयूडीएस के, कितने टाइप के रहते हैं। तो बेसिकली क्या है, दो टाइप के रहते हैं। एक तो हमारे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस रहते हैं, दूसरे हमारे मेडिकेटेड रहते हैं। तो नॉन मेडिकेटेड में कोई जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, वो क्या है मैकेनिकली जो है कुछ काम करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे रिंग शेप आईयूडीएस हो गए, प्लास्टिक आईयूडीएस हो गए, लिपर्स लूप हो गए, इसके अलावा डेल्कन सील्ड हो गई, साफ्टी कॉयल हो गई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस के। अब आते हैं मेडिकेटेड आईयूडीएस के। तो इनमें क्या है थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करते हैं। एक क्या है फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें तो कॉपर बियरिंग आईडी हो गया, इसके अलावा प्रोगेस्टेरॉन रिलीजिंग आईयूडी हो गया। तो ये दो तरह के क्या है इसके एग्जांपल होते हैं मेडिकेटेड आईयूडीएस के। इसके अलावा जो मेडिकेटेड आईयूडीएस रहते हैं तो ये भी हमारे दो टाइप के रहते हैं, है ना, यानी इसमें भी हमारे दो टाइप बन जाते हैं। पहले रहते हैं हमारे नॉन हार्मोनल, और इसे हम बोलते हैं कॉपर बियरिंग आईयूडीएस। तो इसमें भी हमारे फिर दो तीन तरह के आ जाते हैं। एक तो हमारा 7 शेप का आ जाता है, यानी इस तरह का उसका शेप होता है 7 की तरह। तो यहाँ पे क्या है, एक इसके बीच में क्या एक रॉड होती है जो 7 शेप की होती है, जिससे क्या है बनाया गया होता है हमारा प्रोपाइलिन डिवाइस, यानी प्रोपाइलिन से क्या है इसे बनाया गया होता है। इसके ऊपर ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है ये हमारा कॉपर वायर होता है, वो जो है लिपटा हुआ होता है, और इसके नीचे ये जो स्ट्रिंग है वो लटकी रहती है। तो ये क्या है इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, बेसिक सा शॉर्ट नोट है। तो इसमें क्या है 89 मिलीग्राम कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें क्या है एक वर्टिकल जो लिम्ब रहती है जो क्या बनी रहती है प्रोपाइलिन की बनी रहती है, इसे हम प्रोपाइलिन डिवाइस भी बोलते हैं। तो इसे क्या है जो कॉपर का जो वायर रहता है इसे इसके ऊपर इस तरीके से इसे बाउंड किया जाता है, और इसका जो टोटल इफेक्टिव जो सरफेस होता है तो वो लगभग 200 mm² तक रहता है। तो इसका जो असर है लगभग 3 साल तक ये अपना असर दिखाता है। एक बार इसे प्लेस कर देते हैं तो ये 3 साल तक इसका जो इफेक्ट है वो बना रहता है। बेसिकली इसे कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रीटमेंट के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो डिवाइस होती है तो ये कॉपर का रिलीज जो है डेली, जो अगर हम डोज की बात करेंगे डेली कितना कॉपर जो है रिलीज करती है। तो कॉपर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जो कॉपर है वो किस तरीके से जो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो दिखाता है। तो कॉपर रिलीज की अगर हम बात करें डेली तो लगभग 9.87 माइक्रोग्राम पर डे इसका जो रिलीज है वो रहता है, और लगभग इसका 3 साल तक ये अपना जो कॉपर है वो रिलीज करता रहता है। इसके अलावा हम बात करें CU7, ठीक है, तो ये CU7 रहता है हमारा जो 7 शेप का। तो ये क्या है स्मॉलर रहता है, जितने भी हमारे अलग अलग तरह के जितने भी डिवाइसेज होते हैं तो सभी में क्या है, सभी में सबसे छोटा यही वाला रहता है। और इसे क्या इजीली इंसर्ट किया जा सकता है क्योंकि इसका जो साइज है वो काफ़ी छोटा रहता है, और 7 के शेप में ये रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है आसान तरीके से जो है इंसर्ट किया जा सकता है। और इंसर्ट करते टाइम सर्वाइकल डायलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी डायलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ में क्या है जब इसे निकालना हो रिमूव करना हो तो ये बिल्कुल पेनलेस होता है। तो ये हो गए 7 शेप के आईयूडीएस। ठीक है, तो ये हमारे नॉन हार्मोनल या फिर कॉपर बियरिंग आईयूडीएस का पहला हमारा 7 शेप आईयूडी हो गया, और ये काफ़ी छोटा रहता है और इसके अलग अलग जो है बेनिफिट रहते हैं। फिर हमारा टी शेप का आ जाता है। टी शेप में हमारे दो आ जाते हैं, CUT200 रहता है और CUT380A रहता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे इसके बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो इसे आप खुद रीड कर लेना।
यहाँ पे डायग्राम मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो ये क्या है, टी शेप में रहता है। पहला वाला आपने देखा था वो 7 शेप में था। तो टी शेप में क्या इस तरह का रहता है। तो इसमें क्या एक हॉरिजॉन्टल आर्म रहती है और एक वर्टिकल आर्म रहती है इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, ये जो एक कॉलर होती है उस पर भी क्या है कॉपर लिपटा हुआ होता है, दूसरी कॉलर पे भी क्या है लिपटा हुआ रहता है कॉपर। और जो तीसरा हमारा रहता है जो वर्टिकल आर्म रहता है तो उस पर भी क्या है कॉपर वायर की बाइंडिंग होती है ना। और नीचे आपको ये थ्रेड टाइप का दिख रहा है, जैसे हम बोलते हैं मोनोफिलामेंट थ्रेड टाइप का। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है तो उसे आप खुद रीड कर लेना। और कॉपर वाले में एक और आ जाता है हमारा, जैसे हम बोलते हैं मल्टी लोड कॉपर आईओडी। तो मल्टी लोड को हम जो है MLCU-250 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है। इसमें क्या है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की 2 आर्म लगी रहती हैं इस तरीके से। साथ में क्या है कॉपर की इसके ऊपर बाइंडिंग रहती है। और ये जो रहती है, जो रॉड रहती है बीच वाली, तो ये प्लास्टिक की रहती है ना। और जो थ्रेड रहता है इसमें ये नायलॉन का रहता है। तो इस तरीके का इसका शेप रहता है। इसके बारे में क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है, थोड़ा ही मैंने लिखा है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे 3 तरह के हो गए नॉन हार्मोनल में। अब हम बात कर लेते हैं एंटी फर्टिलिटी एक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। कि जो कॉपर होता है तो वो एंटी फर्टिलिटी एक्शन कैसे शो करता है, कॉपर किस तरीके से जो है फर्टाइल होने से, एग को और स्पर्म को आपस में फर्टाइल होने से रोकता है। तो यहाँ हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि जो कॉपर रहता है तो अगर हम इसका हाई कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो ये क्या है अपना साइटोटॉक्सिक इफेक्ट जो है शो करता है। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करने की वजह से ये क्या करता है कि स्पर्मेटोसाइडल या फिर स्पर्मेटो डिप्रेसिव जो एक्शन को ये शो करता है। यानी क्या है कॉपर का इसमें जो हाई कंसंट्रेशन है वो रिलीज होता है यूटेरस के अंदर। तो जब भी इसका हाई कंसंट्रेशन रिलीज होगा तो ये क्या है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। तो जो स्पर्म रहता है तो स्पर्म को ये किल कर देता है, यानी स्पर्म जब रिलीज होगा तो उस टाइम पे ये स्पर्म को किल कर देगा। और इसके अलावा स्पर्म को जो है डिप्रेस भी कर सकता है। तो इस तरीके से जो कॉपर रहता है तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि स्पर्म को किल कर सकता है या उसे डिप्रेस कर सकता है। साथ में जो क्यूप्रिक आयन रहते हैं Cu++, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रहता है तो उसको जो है इनहिबिट करता है। और साथ में क्या है जो ईस्ट्रोजन हार्मोन रहता है तो उसको भी क्या है थोड़ा सा इसका जो इफेक्ट है उसको भी जो है कम करता है ना। तो इसकी ये भी प्रॉपर्टी रहती है। साथ में क्या है ये जो स्टेराइल जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स रहता है एंडोमेट्रियम में तो उसको भी ये एवोक करता है। तो ये होते हैं कॉपर के कुछ बेसिक जो फंक्शंस रहते हैं और कॉपर किस तरीके से काम करता है एंटी फर्टिलिटी एक्शन में। तो ये उसके 2-3 पॉइंट हो गए, तो ये आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले जो हमारे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। तो इसमें हमें एक ही पढ़ना है जो हमारा प्रेगेस्टासर्ट, ठीक है। तो प्रेगेस्टासर्ट में हमें ये एक ही डिवाइस है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसको जो है सबसे पहले डेवलप किया था डॉयल और क्लू ने, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने इसे बनाया गया था। और ये क्या है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस होता है। तो ये क्या है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को जो है रिलीज करता है यूटेरस के अंदर। इसका जो शेप रहता है तो वही हमारा टी शेप का रहता है ना। इस तरीके का इसका शेप रहता है टी शेप का। तो सबसे ऊपर का जो ये हॉरिजेंटल रहता है तो ये हमारा पॉलीइथाइलिन रहता है। इसके अलावा जो नीचे का जो आपको हिस्सा दिख रहा है इस तरह का, तो इसमें जो ऊपर की जो लेयर रहती है वो तो हमारी एथिलाइलिन विनाइल एसीटेट EVA का कोपॉलीमर रहता है। इसके अंदर हमारा क्या फिल रहता है 30 मिलीग्राम ऑफ प्रोगेस्टेरोन माइक्रोक्रिस्टल्स एंड बेरियम सल्फेट सस्पेंडेड इन द सिलिकॉन जेल, ठीक है। तो इस तरह का इसमें जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है तो वो क्या इसके अंदर फिल रहता है, ठीक है। तो ये क्या है धीरे धीरे इसमें से रिलीज होता रहता है। और ये जो ऊपर की लेयर होती है वो कोपॉलीमर की होती है जिसका नाम होता है एथिलीन विनाइल एसीटेट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। साथ में इसकी जो मेडिकेटेड कोड रहती है तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। रेट लिमिटिंग बैरियर भी मैंने आपको बता दिया कि एक रेट के साथ इसमें से जो हार्मोन है वो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है। इसके अलावा रेट ऑफ रिलीज ऑफ प्रोगेस्टेरोन है तो वो 65 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। तो इसकी इतनी जो है रिलीज रेट रहती है। साथ में ड्यूरेशन की हम बात करें तो लगभग 12 महीने तक ये जो अपना असर है वो दिखाता रहता है। तो ये हो गया हमारे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। इसमें एक ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही के बारे में जो सफिशियंट है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोगेस्टेरोन रिलीजिंग आईयूडीएस रहते हैं तो वो एंटी फर्टिलिटी एक्शन कैसे शो करते हैं। तो बेसिकली जो प्रोगेस्टेरोन जो हार्मोन रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो सर्वाइकल जो म्यूकस होता है, सर्वाइकल म्यूकस, तो उसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। उसकी थिकनेस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म रहता है वो सर्विक्स से क्या है ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो स्टेरॉयड रिलीजिंग जो डिवाइसेज होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि जो प्रोगेस्टेशनल चेंजेस कर देती हैं, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड होती है, ठीक है, तो उसमें भी चेंज आते हैं और जो फर्दर जो डेवलपमेंट होता है ओवा का तो वो रुक जाता है। और जो हमारा एंडोमेट्रियल हाइपर मैचुरेशन रहता है तो वो क्या है इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल रहता है। यानी ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए ये जो एंडोमेट्रियल हाइपर मैचुरेशन रहता है तो ये काफ़ी अनफेवरेबल रहता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है तो वो क्या है प्रोगेस्टेरोन जो हार्मोन रहता है तो उसकी वजह से इंड्यूस होता है। और जो इफेक्ट रहता है ईस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन का तो वो क्या है प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो उससे क्या है ये रिलेटेड होता है।
साथ में क्या है जो ओवम और एंडोमेट्रियम जो कांटेक्ट रहता है तो उसको क्या है इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो इम्प्लांटेशन रहता है एग का तो वो क्या है रुक जाता है। तो इस तरीके से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहते हैं तो वो क्या है अलग अलग तरीके से, यानी 2-3 अलग अलग जो सिस्टम रहते हैं, स्टेप रहते हैं, तो उन स्टेप में क्या है जो फर्टिलिटी होती है तो उसको ये रोकते हैं। तो ये हो गया एंटी फर्टिलिटी एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग IUDs। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, तो वहाँ पे ही मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। तो जो IUD रहता है तो ये उन पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है जिन्हें क्या है एसनमैन सिंड्रोम होता है, या फिर क्या है उसे हम बोलते हैं इंट्रा यूटेरियन एडेशंस, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट को जिन्हें इस तरह का सिंड्रोम है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। इसके अलावा और भी इसके इस्तेमाल होते हैं, जैसे एनीमिया के ट्रीटमेंट में भी इसे जो इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में डिस्मेनोरिया, ठीक है, या फिर जो पेल्विक जो पेन रहता है, जो क्या है एंड्रोमेट्रियोसिस की वजह से क्या है पेन जो होता है पेल्विक में, तो वो क्या है उसको भी जो है ट्रीट करने में ये जो IUDs रहते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उस टाइम पे जो नॉन हार्मोनल IUDs रहते हैं तो उनको जो है कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो सेफ होते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्रोवाइडर्स होते हैं जो क्या है IUDs डिवाइस को जो बनाते हैं या उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या है उनका मानना ये रहता है, उनका जो रिकमेंडेशन ये रहता है कि ये जो IUDs रहते हैं तो ये क्या है जो हैवी, जो एक्सट्रीमली हैवी या फिर जो प्रोलॉन्ग या फिर जो पेनफुल क्या है मेनिस्ट्रल होते हैं, या जो पीरियड्स जो स्टार्ट होते हैं जिसमें पेन ज़्यादा रहता है या काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, या फिर क्या है काफ़ी हैवी रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है उनको लाइट कर देते हैं। साथ में क्या है ये जो पीरियड्स होते हैं उनको क्या है सप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जो प्रोवाइडर होते हैं तो वो इस तरह की रिकमेंडेशन भी देते हैं IUDs से रिलेटेड। और सबसे लास्ट टर्म एप्लीकेशन की बात करें तो जो कॉपर IUDs रहते हैं तो ये सबसे बेस्ट चॉइस जो है मानी जाती है वुमेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि तो एक तो क्या है काफ़ी बेस्ट तो रहते ही हैं, साथ में क्या है कोई सीरियस हेल्थ जो प्रॉब्लम है किसी भी फीमेल को, ठीक है, तो उसके लिए क्या है बेस्ट रहते हैं। और अगर कोई सीरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे अगर हम हार्मोन से रिलेटेड कोई IUDs अगर हम देते हैं तो उस टाइम पे वो जो है कोई अलग तरह की जो है प्रॉब्लम जो क्रिएट कर सकते हैं जो हार्मोन रिलेटेड जो IUDs रहते हैं। लेकिन जो कॉपर IUDs रहते हैं तो वो क्या है किसी भी तरह का साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी फीमेल को, कोई अदर जो प्रॉब्लम हो, कोई अदर जो डिजीज हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कॉपर जो IUDs रहते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। और उनका जो काम रहता है तो वो केवल उसी काम को करते हैं और बाकी जो डिजीज रहते हैं तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसलिए क्या है जो कॉपर IUDs रहते हैं तो उन्हें सबसे बेस्ट जो चॉइस है वो माना जाता है। साथ में जो कॉपर IUDs रहते हैं तो इनकी वजह से क्या है जो रिस्क रहती है पेल्विक इन्फेक्शन की तो वो भी क्या है काफ़ी कम रहती है। ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हो गए। इसके साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है हमारा ये भी ख़त्म हो गया। तो इसमें बस इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा आपको डिटेल और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम में क्या है छोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं इससे रिलेटेड, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। डायग्राम वगैरह आप देख लेना, बाकी कॉपर के आप टाइप देख लेना क्योंकि उसी के कभी कभार जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, नाम बस आपको याद रखने हैं। तो ये हमारा चैप्टर वो हो गया फिनिश, साथ में हमारी जो यूनिट है वो भी हमारी फिनिश हो गई और साथ में ये जो सब्जेक्ट है वो भी हमारी ख़त्म हो गई। तो फाइनली हमने जो 3 सब्जेक्ट है वो हमने 7 सेमेस्टर की फिनिश कर लिए हैं अच्छे तरीके से। फिर भी आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं जो उसे जल्दी सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, सबसे लास्ट वीडियो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। अब केवल एक सब्जेक्ट हमारा बचा है जो हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस, उसकी भी यूनिट 5 को ख़त्म करके हम चारों के चारों जो सब्जेक्ट हैं उन्हें हम फिनिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।